मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हजारीबाग के चंपारण में लोगों को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने लोगों को क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएन सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आया है, आप स्वीकार नहीं करता। क्या कसूर है हमारा, बताइए। आप इधर गोड्डा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए। और इसी झारखंड का पारसनाथ की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन तो बने देना की दिक्कत हो, बने देना की दिक्कत हो। सूरज दाबी अपन गीत में बोलो बना लो नेता, कोई की दिक्कत हो भाई। जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा उन लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा आज मीडिया बंधुगण है, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का राजनीति नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूं कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडियागण मेरी बातों को नेगेटिव ना चलाए। मैं 100% की बात कह रहा हूं। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, डोल को लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब करने दीजिए ना यार, इतना आसान है क्या? 9 में हर्षी होगा कि 100 में दीर्घी होगा, कंफ्यूज है। सुरती लेख में 2 बार गलती किए थे, तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में को हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चैप्टर होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से है। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड, छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नीति, ये नियति की मांग है मेरे साथियों। चूंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बाकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बाकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाडी से हैं। मैक्सिमम लोग, यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही,
चौपारण, बरकट्ठा, आपका कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे। महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत ने देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटा नागपुर का जो ये हिस्सा है, पारसनाथ और झुमरा पहाड़ के इस पार का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा कभी, और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, बिशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, यानी सड़क परिवहन मंत्री, हमारे यहाँ कोल्हान से है सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए, और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहां जाएगा? उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था, और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ आती है। कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अभ्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग ही करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग अगर हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहां क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी रैयतों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे, तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक होगी। इन्हीं बातों को, हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा होगी। हम इन्हीं बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं है? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा,
तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे तो हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए। झारखंड के विषय में कैबिनेट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं। हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश जगमगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जलता है। और आज अगर वह राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है। हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए। ये आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पे नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है तो मुझे लगता है झारखंड में किया है। पंचायत डैम का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है। तिलैया डैम भी पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं। इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक शासक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आप अगर एक नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं था। इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए, अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर कहे नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा है। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावना मत वहिए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पंडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद गोवा और पंडुचेरी आजाद हुए हैं 1954 में और 1961 में, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भारतीयता के आधार पर झारखंडियत को अगर खत्म करना चाहते हैं तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र गए, वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, चूंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा कि आपके यहाँ क्या पॉलिसी है? बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहां घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहां हमको कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम ही लोग को मिलेगा। मैं ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। वहां लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहां चलता है, हवाई जहाज सब, एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर है। मैं वहां के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है तो क्या पॉलिसी है? बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है।
आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? क्या हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? अब रख किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा है? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रेंट में पढ़ने वाले छात्र किन के? हमारे। वो बिल्डिंगें किन की? हमारी हैं। हमारी हैं। तो बताइए, हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां गलत है? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में यदि झारखंडी बोले तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जागते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा, 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का है। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहां 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, बाकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी हैं। बताइए, इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लूटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर, अपने बच्चे को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात, महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी यही नियति होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के राज्य में खनिज संपदा, ई राज्य में इतना नौकरी चाकरी, हिये रियाडा, हिये टोल टैक्स, हिये अभरक नगरी, हिये इतना सिस्टम, इतना संसाधन, और हमनी बेरोजगार भाई के चौवा के कोरवा में लेके, अपन जनियों के संगे लेके कि परदेश जीता कि हमने हटे चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेलबे कि हमने हटे चाहा? नहीं ना। हम तबे बोल लिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी है। वह है एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा यानी जब हमार माए हमरा जन्म देले रहे तो ओकरा प्रसव के पीड़ा बोलल जाए, लेकिन हमार जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमार माए के प्रसव के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास के पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलल। आज भी प्रवास के पीड़ा के ओकर दर्द सताई रहा है कि आज छोटे छोटे बच्चा के लइके, बूढ़ी मैया घर में है, ओकर आंख में रोशनी ना है, बप्पा के कमर में जान ना है, लाठी के सहारे चल है, और मजबूरी में महाराष्ट्र में है, मजबूरी में कर्नाटक में है। आज तक समस्या के समाधान नहीं भेल। काहे? न पॉलिसी नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण। जिस दिन नीति हमने के नेता सबके नीति ठीक भाई जीता है, जन दिन अपनी नियत ठीक भाई जीता है, इस झारखंड राज बहुत खुशहाल राज रहते। बिल्कुल सही बात कह ले। हमने जब महाराष्ट्र के लिए तो 7 दिन में 3 गो प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस अले 3 गो प्रवासी मजदूर अपन जान गंवाए के, अपन जान गंवाए के 3 गो प्रवासी मजदूर वापस अले। वह महाराष्ट्र में एक दिन हम मराठी सबसे बैठ लिए, सब पढ़ल लिखल लगल, 2-4 गो अधिकारी भी लगल, ओखने से हम हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले 3 गो महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिला के आए। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। हम पूछें
क्या आपके राज्य में एक आध भी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला का खदान के नीचे मरा है, 1965 में 268 को आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 को आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। उन लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी ना जो लोग से हम बात कर रहे थे उन लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड में होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आपको लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर को खुद लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम है। यानी आपकी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर में ही खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, झुमरा का पहाड़ खा लिए, छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों के झारखंड में जितना लूट मचा है सबका हिसाब किया जाएगा। आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, क्योंकि इस बार सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हमको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं, माने एक फुटबॉल का किक के दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके बीडीओ साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे, और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को बीडीओ की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग का तो दिल्ली का तमन्ना है। तो मैं बीडीओ साहब आपसे हमली रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं, आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई नहीं, संडे में कोई ना कोई होगा तो, अरे आवाज बगले में होंगे ना, अरे ये आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो बीडीओ जी का आवाज में नहीं गया होगा क्या? गया होगा। तो माननीय बीडीओ महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय बीडीओ माननीय सीओ पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ के लोगों में राय शुमारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय बीडीओ महोदय, माननीय सीओ महोदय, बकायदा अगर आप परिवार लेके रहते हैं तो आपकी अर्धांगिनी भी सुन रही होगी, मैं मैडम को भी प्रार्थना करूंगा कि रात्रि भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहां जाइएगा।